पहले ये माना जाता था कि घर में पुरुष जो कह रहा है वही पूरे फरमान, जो महिलाएं हैं वो भी वही वोट करेंगी, लेकिन अब महिलाएं अपने दिमाग से वोट कर रही हैं। मैं भी हेलीकॉप्टर से 100 सीटों पर गई तो बशीरहाट पहुंची जहां रेखा पात्रों को आपने टिकट दिया है बीजेपी की तरफ से। बांका, बहराइच, बारामती, गढ़वाल, कहीं जाइए आपने कई घरों में झगड़ा भी करा दिया है सर, क्योंकि पति कहीं और वोटिंग कर रहे हैं, महिला कहीं और। माना जाता है महिलाएं साइलेंट वोटर आपकी हैं, लेकिन क्या वाकई इसकी वजह से फ्रीबीज भी बहुत अनाउंस हो रही हैं? तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से फ्रीबीज देते हैं कि महिलाओं को हम अपनी तरफ कर लिए तो जीत, और जहां पर उनका वोट जा रहा है उसी की सरकार बन रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वैसे इसमें महिला वाला विषय नहीं है। मुद्दा यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए खजाने खाली करने चाहिए क्या? सैद्धांतिक मुद्दा ये है। क्या मुझे खजाना लूटाने का अधिकार है क्या? मुझे एम्पावरमेंट के लिए योजनाएं बनाने का हक है, लेकिन चुनाव है इसलिए मैं लुटा दूं, ये तरीका कितना उचित है, ये सोचने का विषय है। और दुनिया में जिन जिन देशों की ये हालत हुई है वो हमारे पास उदाहरण है कि भाई हमने अब देखिए क्या होता है। आप एक शहर में मेट्रो बनाते हैं और उसी शहर में चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि हम महिलाओं को बस में फ्री ले जाएंगे। मतलब आपके मेट्रो के 50% पैसेंजर आपने ले लिए, तो मेट्रो वायबल नहीं होगी। अब भविष्य में मेट्रो बनेगी कि नहीं बनेगी, चिंता ये है। ये समझ कोई इस रूप में कोई चिंता चर्चा नहीं करता है। अब हम पॉलिटिकल तू मैं भी चले जाते हैं, मुझे वो नहीं करना है जी। मैं बिल्कुल कॉन्क्रीट बात करता हूँ कि आप बस में इसके कारण क्या हुआ, एक तो ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम किया, एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम किया, आपने मुफ्त का कर दिया, और इधर मेट्रो आपने खाली कर दी। अब वो मेट्रो कैसे आगे बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश की राजनीति से अगर एक मिनट के लिए हम बाहर निकलकर ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो इस वक्त दुनिया की निगाहें भारत और भारत के इस चुनाव पर है। इस वक्त रूस और रशिया की लड़ाई चलती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है काफ़ी बढ़ी है। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आया। अगले 5 साल में ग्लोबल हाई टेबल पर आप भारत का रोल क्या देखते हैं? हम इस हिसाब से चीजों को क्यों देखते हैं? मूलभूत बात क्या है? अब तक हम क्या सोचते थे? हमारा हमारा नैरेटिव ये था हम इससे इतने दूर है, हम उससे इतने दूर है, यानी हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एक हमारा डिप्लोमेटिक भाषा में चलता था। मैंने कहा नथिंग टू डू, मेरी भाषा है कि हम कितने निकट है। तो दुनिया में कंपटीशन शुरू हुई कि भाई हम निकट कैसे जाए इसके। पहले दूर रहने की कंपटीशन होती थी, बदल गए। तो सब लोग निकट आने की स्पर्धा चल रही है। अब देखिए, कल मेरा ईरान में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। वो हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन न्यूज है, टीवी मीडिया की 24 घंटे की है। और मेरा मिनिस्टर कल चाबहार थे, ईरान में थे। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी? सारे लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी। हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी? नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। राष्ट्रपति पुतिन मेरी अगर भरपूर तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को मिलकर के कह नहीं सकता हूं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर द वॉर। तो वो भी मुझे सम्मान करेंगे। भाई कम से कम एक ऐसा मित्र है जो मुझे साफ बताता है कि ये सही है गलत है। यूक्रेन को भी मुझ पर इतना ही भरोसा है, भारत पर। मुझ पर मोदी एक व्यक्ति नहीं है, भारत पर भरोसा है कि भाई
कुछ तो भी ये सही बता, और आज तक हमने सही किया जी। मैंने अभी गाजा में, रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ क्योंकि कईयों ने प्रयास किया होगा, परिणाम सही मिला, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, देश भारत ने भी किया। तो इवन मेरा आज भी पैलेस्टाइन के साथ उतना ही निकट नाता है जितना मैं इजराइल गया। हमारे यहाँ फैशन क्या थी, इजराइल जाओ, पैलेस्टाइन जाओ, सेकुलरिज्म करके वापस आओ, मगर नथिंग टू डू। मैं इजराइल जाऊंगा, वापस आऊंगा, मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। इजराइल गया मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा तो स्टैंड अलोन मेरी विजिट होगी। पैलेस्टाइन भी गया, मजा देखिए। जब मैं पैलेस्टाइन गया तो मुझे यहाँ से विषय आ गया, हेलीकॉप्टर ले जाएंगे वहाँ, ये ले जाएंगे। तो जॉर्डन के राष्ट्रपति जी को पता चला कि मैं जॉर्डन से होकर के जाने वाला पैलेस्टाइन। अब वो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके सीधे वारिस है, मोहम्मद साहब के, उन्हीं के संतान है। उन्होंने कहा मोदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मेरे गेस्ट है, मेरे ही हेलीकॉप्टर में आप जाएंगे, मेरे घर खाना खा के जाएंगे। मैं उनके घर गया, खाना वाना खाया, बैठे हम उनके हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर जॉर्डन का, डेस्टिनेशन पैलेस्टाइन, और मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के फ्लाइट। देखिए आप अगर दुनिया में, और तीनों की दुनिया अलग, लेकिन मोदी के लिए आसमान में सब साथ। मैं मानता हूं ये सब तब होता है जब आपके इरादे नेक हो, आपके प्रति विश्वास हो, और चोरी छुपी नहीं। अमेरिकन को मैं कह करके बताता है ना, मुझे पूछ करके नहीं करना होता है। मैं रशिया से, मेरे देश को सस्ते में पेट्रोल चाहिए, मैं लूंगा, मेरे लिए जरूरी है, मैं करूंगा। तो मैं छुपाता नहीं हूं, और मैं अपने टर्म्स पे मेरे देश को चलाता हूं जी।